तो मंगरुआ हमेशा चौपाल सजाते रहता है और जी। आज मंगरुआ के चौपाल पर बैठे हुए हैं। क्या बात करें मंगरुआ। ज्ञान के मामले में पत्रकारों के पास सीमित ज्ञान होता है और चूंकि सुनील कुमार जी बैठे हुए हैं, पंचायती राज पूर्व। नमस्कार। जी प्रणाम। पूर्व पंचायती राज सेक्रेटरी। उससे ज्यादा मगरुआ के लिए ये है कि ये बिहार के बड़हिया के रहने वाले हैं, गांव देहात से निकले हैं और गांव गढ़ते हुए ही सेवानिवृत्ति को प्राप्त किया है। सर, हम लोग जिस मुहाने पे बैठे हुए हैं, देश आम चुनाव की ओर है। बस अब घोषणा होने ही वाली है। आम चुनाव में बड़ी बड़ी बातें होती है। मतदाता गांव वाला भी होता है। देश का 7 लाख गांव अपना मतदान करता है। 2.5 लाख पंचायतें हैं। लेकिन जो ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी है, जो तीसरी सरकार है, उसकी बातें कैसे इन तक पहुंचे, उसके लिए सर क्या किया जाना चाहिए और आप लोगों ने क्या किया। अधिकारी रहते हुए तो आप लोग किया ही, अब आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिक के रूप में जो हम लोगों का कर्तव्य है, उसको इतने सालों के बाद भी हम लोग कितनी अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं उन उत्तरदायित्वों का, ये सोचने वाली बात है। और लोकतंत्र को हम केवल 5 साल के अंतराल पर एक चुनाव का दिन और उस दिन जाकर के अपने मतदान की जो हमारी राइट्स है, उसका उपयोग कर लेने मात्र से हमारा उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाप्त नहीं हो जाता है। और बहुत कुछ जो आज हम लोग देख रहे हैं, जिससे सभी लोग चिंतित होते हैं, वो इस वजह से भी है कि हम लोगों ने जो लोक नीति है, जो पब्लिक पॉलिसी का क्षेत्र है, उसे हम लोगों ने एक तरह से अधिकारियों और जो हमारे चुने हुए एमएलएज एमपीज हैं, उनके भरोसे छोड़ रखा है। जिसकी वजह से जो लोक नीति बनती है, उस पर जो जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता से जो इनपुट्स आने चाहिए, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो वहां पर परिलक्षित होनी चाहिए, वो कदाचित उस हद तक नहीं हो पा रहा है। और इसी कारण बहुत सारी हमारी जो पब्लिक पॉलिसीज बनी, जो लोक नीति बनी, वो पूरा अपेक्षित परिणाम नहीं देने के बावजूद भी वो चलती रही, जिसका खामियाजा अंत में सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि साहब, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का अवसर होता है, उसमें इन मुद्दों को अपने प्रतिनिधियों के सामने, अपने उम्मीदवारों के सामने, अपने जो पार्टीज, राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो जो इन चुनावों में प्रतिभाग करती हैं, उनके सामने बहुत ही अच्छी तरह से, सुव्यवस्थित ढंग से उन तक रखी जानी चाहिए। और इसी में मेरा यह मानना है कि जिसे आपने कहा तीसरी सरकार, ये तीसरी सरकार जिस दिन पहली सरकार बन जाएगी, उस दिन वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी देश में। पहली सरकार होनी चाहिए जो स्थानीय सरकार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो। उसके बाद दूसरी सरकार होनी चाहिए राज्य सरकार, और तीसरी सरकार होनी चाहिए केंद्र सरकार। ये जिस दिन हो जाएगी, उसी दिन सही मायने में लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और जो हमारी भागीदारी है, नागरिक की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है लोक नीति को बनाने में, लोक नीति को प्रभावित करने में, वो वास्तविक रूप में प्रभावी और असरदार होगी। और उसके बाद मेरा यह मानना है कि जिस दिन हम लोग यह करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, बल्कि उसका जो प्रतिफल है, वो भी लोगों को अपेक्षित रूप में प्राप्त होने लगेगा।
आप चूंकि आपसे दो तरह के सवाल होंगे सर। जब अधिकारी थे तो आपके जिम्मे ये था इन सब चीजों को बढ़ावा देना। तो 75 आजादी का 75 साल बीत गया। अपनी जवाबदेही कहाँ निर्धारित करते हैं? और दूसरा सवाल, यहाँ पर देखिए। हाँ, दूसरा सवाल ये भी होगा, क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात समाज को कुछ देना चाहते हैं और उसी व्यवस्था से निकल के आए हैं, तो आप जो कहेंगे उस पर लोगों को भरोसा होगा, ये तो मंगरुआ को स्वीकार्य है। लेकिन अपनी गलती कहाँ मानते हैं, अपनी चूक कहाँ मानते हैं, और उस चूक के सुधार के लिए अब क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर देखिए जो चीज होती है, क्योंकि कई चीजें अनुभव से ही आदमी सीखता है। शुरुआती दौर में जो आदमी का शुरू का पहला 10 साल का समय होता है, जब सो कॉल्ड फील्ड पोस्टिंग्स होती है कि क्षेत्र में आप एसडीएम हुए, सीडीओ हुए, या आपके फिर डीएम हुए, कलेक्टर हुए, उस समय जो यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई थी, उसके तहत पूरा उसका जो प्रभाव है और उसमें उत्तरदायित्व है, उसको समझने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि शुरू पहले दौर में ही जब आते हैं तो सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, क्योंकि पूरे व्यवस्था में आप उस समय एक छोटे कॉग इन द व्हील से हम शुरुआत करते हैं। ये सवाल लेकिन उस ये सवाल किसी सुनील कुमार से नहीं है। ये सवाल एक आईएएस बने और डीएम बन गए और एसडीएम बन गए उस सुनील कुमार से नहीं है। ये सवाल उन पंचायती राज संस्थान को चलाने वाले, मंत्रालय को चलाने वाले, जहां आप भी पहुंचे, आप जैसे अन्य लोगों से है सर। क्योंकि आप लोग तो नहीं, यहाँ पर केवल। देखिए, मेरा मेरा यहाँ पर यह कहना है कि जो हमारी व्यवस्था बनी, जी संविधान के तहत बनी। संविधान में 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स अगर आप देखें तो उस समय लोग पंचायत को या स्थानीय सरकार को मजबूत करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ के नहीं आए। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, जबकि स्वयं महात्मा गांधी जी इसके पक्षधर थे और कुछ कांग्रेस के तहत भी थे। लेकिन बहुमत उस समय इसके पक्ष में नहीं था, और उसके जो भी कारण रहे होंगे वो सभी जगह है। जी। ये आपका 1900 बहुत सारी बहसें भी हुई, संविधान सभा में चर्चा हुई, कुछ लोग पक्ष में थे, सब कुछ चीज लोग। हुई। जी ये ये आपका 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, जी और उस समय भी जब आया तो क्या वास्तव में ये मांग जनता से उठी थी, या ये किसी ने इनको, जो होता है कि हम आप पर उपकार कर रहे हैं, हम आपको ये हम भेंट आपको दे रहे हैं, जनता को हमने जो है ये भेंट दिया, चाहे अब उसे आप पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी की स्मृति में कहिए, जो भी सरकार तत्कालीन सरकार थी उनके, कि उन्होंने जो है देश में ये लागू किया। लेकिन क्या जनता की ओर से जनता इसको अपना मान रही है? जब जनता ही नहीं मान रही थी तो ब्यूरोक्रेट्स में या ब्यूरोक्रेसी में पहला जो एक आम ये था कि इससे तो और बंटाधार हो जाएगा, जो भी व्यवस्था चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, या सरकार में बैठे हुए सचिव हो। और ये व्यवस्था, ये जो संदेह का ये है कि ये नहीं चलने वाला है, यहाँ पर केवल बेईमानी हो जाएगी, यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये केवल अधिकारियों में ही नहीं, बल्कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी बोलेंगे साहब वहां तो सारे लोग जो हैं वो खा पका के सारा ये कर लेंगे। चाहे लोग बोलते हैं कि मुखिया बन गए तो उनको तुरंत रातों रात बोलेरो आ जाता है, स्कॉर्पियो आ जाता है, तो ये सारा चीज सिनोनिमस हो गया कि तीसरी सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपका स्थानीय सरकार है वो इससे जुड़ गया। तो भ्रष्टाचार इन का सारी, पर्याय बन गया। दो हाँ, तो दो यहाँ पर है कि ये दो जो माइंडसेट है, जी इस माइंडसेट को आज की तारीख में भी ये बहुत मजबूत है। आज जी की तारीख में भी ये बहुत मजबूत है। और दूसरा जो एक टेंडेंसी यहाँ पर देख रहे हैं कि टेंडेंसी है टेक्नोलॉजी का यूज करके सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का।
कि जी अधिकारों का केंद्रीयकरण। जी अगर आप देख रहे हैं कि अलग-अलग राज्यों में हो चाहे केंद्र में भी हो, कि अधिकारों का अधिक से अधिक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति दिनों-दिन मजबूत होते जा रही है। लोगों को लगता है कि बाकी सब बेईमान हैं, केवल हम ही ईमानदार हैं और हम ही जनता से जुड़ा हुआ श्रेष्ठ निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति इसको थोड़ा सा हल्का बनाते हैं सर। हाँ, घर में अगर तीन चार भाई होता है और एक हुँ, भाई जो कमाता है, सुनील कुमार जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो गए, एक भाई गांव में खेती करता है, तो वो बार बार जब कुछ होगा ना तो कहा भैया आएंगे तो करेंगे, भैया आएंगे तो करेंगे। अब भैया जो है वो सारी चीज अपने में समेटते जा रहे हैं, उसका भी कुछ अधिकार है, उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जी सर। तो ये चीज़ जो आप उठा रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि हम लोगों में भी एक वो प्रवृत्ति अगर बन जाए कि सारा कुछ हम आउटसोर्स कर दें। जैसे परिवार में ही अगर ये प्रवृत्ति बन जाए, साहब हमें तो कुछ नहीं पता है, ये सारा निर्णय हमारे पिताजी करेंगे या हमारे दादाजी करेंगे या जो गाँव में बुजुर्ग हैं या परिवार में बुजुर्ग हैं वो करेंगे। तो हम कहीं न कहीं पर अपनी खुद की सोचने की शक्ति, ज़िम्मेदारी लेने की शक्ति, उसको भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। और यही आउटसोर्स करने की प्रवृत्ति जो है, परिवार से बढ़ते हुए, वो फिर होता है कि साहब ये तो विधायक जी जाने, ये तो सांसद जी जाने, ये तो अधिकारी जाने, कलेक्टर साहब जाने या एसपी साहब जाने। वो चीज़ जो है, वो चीज़ कहीं न कहीं पर वो प्रवृत्ति बहुत ही सुखद नहीं है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी और जब हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तब ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ पर कायम रहे। चाहे वो कहीं पर ज़्यादा है, कुछ राज्यों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा मजबूत है, कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में ये प्रवृत्ति थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन कमोबेश ये प्रवृत्ति कहीं न कहीं पर आपको सभी जगह देखने को मिलती है, कि ये तो सरकार का काम है। अब तो अब ये प्रवृत्ति आप सही सर, बता रहे हैं। अब सर यहाँ मैं आता हूँ, बात कर रहा हूँ पंचायती राज के पूर्व सेक्रेटरी से। आप अधिकारी रहते, उस पोजीशन पे रहते, ग्रासरूट डेमोक्रेसी को कि नीचे से आवाज आए, हमको ही ना कहना पड़े, वहां से आवाज आए और हम सुने और उसी के हिसाब से नीतियां बनाई जाए, उसी के हिसाब से फंड का आवंटन हो, इस दिशा में क्या प्रयास किया गया सर? देखिए, प्रयास तो इसमें सबसे पहली बात हुई कि जो एक होता था या पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें कोविड का पीरियड भी एक व्यवधान के रूप में था। लेकिन कोविड का पीरियड एक मायने में लोगों को जागरूक किया कि साहब यही गाँव के जो स्थानीय सरकार के पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ये 24/7 यानी चौबीसों घंटे जनता के सबसे करीब यही हैं। जब बाकी सारे अधिकारी कर्मचारी लॉकडाउन में अपने घरों में या दफ्तरों में कैद थे, तब यही लोग जनता के सामने थे और उस समय जो भी सरकार की नीतियां थी, जो भी सरकार के निर्देश थे, उसका फील्ड लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन करा रहे थे। तो थोड़ी सी उसके बाद जो है कोविड के बाद ये लोगों में ये होने लगा कि अरे ये तो बहुत ही उपयोगी एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोगों ने अपेक्षित प्रयोग नहीं किया। दूसरा इसमें जो हुआ कि साहब जो हम लोगों की भारत सरकार में या कहीं पर भी आम प्रवृत्ति होती है कि सारा निर्णय सरकार करेगी, उसके बाद हम उसे केवल आपको सुनाएंगे कि ये निर्णय है, अब आप इसका क्रियान्वयन कीजिए। यानी हम पंचायत को इम्प्लीमेंटिंग कार्यदायी संस्था के रूप में देखते हैं। ये इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए हम लोगों ने पहली बार प्रयास किया कि जब आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों से एक स्ट्रक्चर के तहत उनको हम यहाँ पर विज्ञान भवन में हम उनको एक मंच उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर वो अपनी बात रख सकेंगे। और उसका मेरे विचार से उसका काफ़ी प्रभावी असर हुआ। लोगों की मानसिकता बदली, हम वहाँ केवल श्रोता के रूप में नहीं जाएँगे। जिस विज्ञान भवन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि अपनी बात रखते हैं, वहाँ पर अपने गाँव के सरपंच के रूप में, वहाँ पर हम भी अपनी बात रख सकेंगे। और ये उनके लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय हुआ। तो एक मानसिकता में थोड़ी-सी चेंज वहाँ पर
आना शुरू हुई। ये उनके लिए ना सिर्फ गौरव की बात है, बल्कि एक तरह की, मतलब कि ये जब से होना, एवार्डी पंचायत वाली जब से व्यवस्था को और उनको अपनी बात रखने का मौका मिलने लगा, तो एक तरह की कहीं ना कहीं होड़ भी मची हुई है। एक पंचायत दूसरे, कोई चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत हो रहा है, कोई स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है, कोई होलसम डेवलपमेंट कर रहा है। मैं बहुत कवर करते रहा हूँ, बहुत लोगों को पंचायती राज दिवस आता है तो बहुत सारे बिहार के भी और देश के 6 7 8 राज्यों के सरपंचों को मैं समय समय पे कवर करता हूँ। तो ये वो लोग भी एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल। और ये चीज जो है ज्यादा उपयोगी होता है कि लोग जो अच्छे काम पंचायतों में हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, जब वो लोग देखता है कि इन्होंने अपने इलाके में कर लिया, तो हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में या अपनी पंचायत में हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्वस्थ जो है विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति, उसे बल मिला। वो अधिकारियों के, क्योंकि हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पर उस गांव में वो चाइल्ड फ्रेंडली बने या ना बने, लेकिन उस गांव के, उस पंचायत के बच्चों, उनके प्रतिनिधियों, उनके जो माता पिता अभिभावक हैं, उनके लिए इसका बहुत मायने रखता है कि साहब हमारी पंचायत में हमारे बच्चों के लिए जो चीज चाहिए वो चीज उन्हें मिल रही है अथवा नहीं मिल रही। ये उनके लिए एक तरह से पूरे भविष्य को संवारने वाला एक निर्णय हो सकता है लेकिन कि मैं यहाँ बच्चों पे को आप सही मैं निर्णय यहाँ मिले या नहीं। को भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि ठीक है, उन लोगों ने काम किया, आपने उनको बुलाया, लेकिन वो जो आप एक राशि देते हैं ना उनको, अलग अलग पंचायतों को बेहतर काम करने के लिए, वो राशि माने वास्तव में उनको प्रोत्साहन तो देता ही है, साथ ही काम भी आता है और होड़ भी मचता है। फलाने पंचायत को इतने फंड के अलावा भी फंड मिला, मैंने हरियाणा में देखा है, मैंने बहुत सारे सरपंचों को देखा है। ये चीजें खैर अभी से नहीं हुए, छवि राजावत वगैरह भी आती थी, लेकिन अब एक तरह का माहौल बना है कि बहुत सारी महिला सरपंच, बहुत सारे पुरुष सरपंच आगे आके होड़ लगाए हुए कि चलो, प्रधानमंत्री का आदर्श ग्राम तो पता नहीं कितना सफल हुआ, लेकिन ये जो व्यवस्था है, कम से कम सरपंच अपने अपने गांव को डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहा सर। अब वो हम है, लेकिन है कि ये एक शुरुआती है। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसे हम केवल एक शुरुआत के रूप में मानते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हमें लगातार सोचते रहना होगा और लगातार हमें नीचे से भी जो इलेक्टेड जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो चाहे वार्ड मेंबर हो, उनको भी इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार में सेक्रेटरी और मंत्री ये करते हैं, एक गांव में भी हो गई है कि ये तो सरपंच जी और पंचायत सचिव जो हैं, ये दोनों मिल करके पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं। जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी नहीं पता होता है साहब क्या हो रहा है। साहब हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया, सरपंच जी ने कर लिया होगा। बिहार में तो नीतीश वहां कुमार ने पर थोड़ा भी प्रयोग किया है इस दिशा में सर। जब से वार्ड बिल्कुल, जब से वार्ड मेंबर का आप, बिल्कुल, जी सर, जब से वार्ड बिल्कुल मेंबर के वो खाते में, सही है। जी, वो बिल्कुल सही है कि वहां पर जो वार्ड मेंबर्स को, एक तो वहां पर पंचायत का साइज भी बढ़ा है, उसके बाद उन्होंने वार्ड मेंबर्स का वार्ड वाइज प्लान बना करके और उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी भी जो वार्ड मेंबर्स को दी है, वो एक सराहनीय कदम। और इस पहल को दूसरे राज्यों में भी, जैसे बगल के उत्तर प्रदेश में, अगर इन चीजों को, जो अच्छी चीजें दूसरे राज्य में हो रही हैं, उनको एडॉप्ट किया जाए, उनको प्रभावी बनाया जाए, तब उसका और बेहतर रिजल्ट होगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि सामान्य रूप से आप बिहार को छोड़ दीजिए तो दूसरे जो उत्तर भारत के राज्य हैं, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर सामान्य रूप से यही है कि वार्ड मेंबर्स की ओर से एक उदासीनता देखने को मिलती है। शुरू में जितनी विरोध हुआ था सर वहां भी, लेकिन धीरे हाँ, धीरे जब नीतीश कुमार चूंकि कोई चीज ठान लेते हैं, और चाहे जो हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन करने तो बैठे नहीं है, लेकिन जो चीज ठान लेते हैं जी, कि इसी रास्ते से यही होना चाहिए, तो कम से कम उस पर 4 कदम आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करते हैं। तो शुरू में वहां विरोध हाँ, तो हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे बिल्कुल, धीरे धीरे सब ठीक। बिल्कुल। और ये व्यवस्था को जो है ना, व्यवस्था को जो है हमें लोगों को कन्विंस भी करना होगा जी कि एक तो निर्णय है,
कि और ये चुनाव हमारे सामने अवसर देता है कि इन चीजों को हम अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखें कि साहब ऐसा करने से हमारी जो स्थानीय पंचायत है वो मजबूत हो सकती है। इसके लिए आपको हमारे पंचायत राज अधिनियम में चेंज करनी होगी, या कुछ जगहों पर हो सकता है कि हमें संवैधानिक व्यवस्था में भी कुछ चेंज करनी हो। तो ये सारी चीजें हमें अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखनी होगी कि ये हमारी मांग है, ये हमारी जितनी समझ में आया हम आपको रास्ता बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए पंचायती राज एक्ट और रूल्स, क्योंकि ये राज्य का विषय है, उसमें विधायक के रूप में आप इसको समर्थन कीजिए और वहां पर संशोधन असेंबली से पास करवाइए। और अगर जहां पर संसद की या संसदीय या भारत सरकार के स्तर पर कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं, तो आप विधायक सांसद के रूप में आप उन चीजों को वहां पर उठाएं। तो लेकिन वो सोच जो है कि टू वे डायलॉग होना चाहिए कि साहब हम भी अपनी बात रखें। अगर हम वहां पर उस व्यवस्था को चला रहे हैं तो हम भी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो उसकी कमजोरी है और जो उसका मजबूत पक्ष है, वो दोनों पक्षों को विचार करते हुए हम सामने रखें, ताकि उस पर जो निर्णय लिया जाए वो निर्णय वास्तव में सभी पक्षों को सुन करके और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से लिया गया निर्णय। तो सुनील कुमार जी पहले कहने में कि नियम बनाते थे, अब चाहते थे कि कुछ ना कुछ होता रहे, करते रहे, लेकिन जो जिस टू वे डायलॉग की बात आप कर रहे हैं सर, पहले डायलॉग तो हो, डायलॉग तो नीचे से ही बिल्कुल। आएगा। उनको डायलॉग करना भी तीसरी सरकार सरीखे तमाम जो संस्थाएं बनी हुई है, क्योंकि अभी भी आप समझते हैं, हम भी समझते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रशिक्षण की कमी है। जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जैसे जिस तरह से ग्राम सभा केवल खाना पूर्ति होती है, उसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वाया एनजीओ खाना पूर्ति ही होती है। तो नहीं, जो आप सही बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज जो है ये कमियां हैं। और ये कमियां अब 30 साल तक जब हम ये व्यवस्था को चला चुके हैं, 1993 से 2023 तक 30 साल पूरे हो गए, तो ये अब हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। चाहे वो अधिकारी हो, अगर आप ईमानदारी से साथ बैठ करके डायलॉग करेंगे तो दे विल आल्सो एक्सेप्ट, वो भी स्वीकार करेंगे कि साहब कुछ इसमें कमी है। जो हम कर रहे हैं प्रशिक्षण के नाम पर, वो कहीं हम खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उनको एक चीज ही जो है वही चीज तो उनको नहीं पढ़ा रहे हैं जो उनको लीडर के रूप में, नेता के रूप में जो उनको करना चाहिए, वो उसका कदाचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। हम उनको ब्यूरोक्रेट की भांति, मतलब एक सरकारी सेवक की भांति जो चीजें उनको करनी चाहिए। अब जैसे ये सरपंच का काम नहीं है कि वो मिनट्स कैसे रखा जाए, या जो आपका फिनेंशियल रूल्स क्या है, वित्तीय नियम क्या है, उसका उसको 100% ज्ञान। आपने बात ही वहां से शुरू की थी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया तो ठीक है, पारदर्शिता आती है, लेकिन इतना बोझिल हो गया है कि वो उसी में कंफ्यूज रहता है। जैसे आपके गांव के मास्टर साहब जो हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम में व्यस्त रहते हैं, तो सरपंच भी जो है और वार्ड मेंबर जो है और जो आपके यहाँ आते हैं ग्राम सेवक, उनकी संख्या भी कम है। और कितने, तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा ये नहीं, करना। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर हम पंचायत को मजबूत करना चाहेंगे तो ये तो नहीं होगा कि साहब 10 पंचायत पर एक पंचायत सेक्रेटरी हो और उससे सरपंच को भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े कि साहब, और वो उसको महीने में अपॉइंटमेंट दे कि आप इस दिन ब्लॉक पे आ जाइए और हम 10 से 12 के बीच में आपका काम हम निपटा देंगे। तो वो तो काम चलने वाला नहीं। तो ये शॉर्टकट्स जो हैं, ये दोनों चीज नहीं होगा कि क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को हम केवल चुनाव का पर्यायवाची नहीं मान सकते। उसके लिए हमको इन्वेस्ट करना होगा इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने में भी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि न केवल फंड्स जो जा रहे हैं, जो धनराशि का अंतरण हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है पंचायत को, उसमें वृद्धि हो, बल्कि साथ ही साथ जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो पंचायत की सहायता करेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित हो
कि कौन अधिकारी का क्या रोल होगा। वहां पर सारा काम एक पंचायत सेक्रेटरी अगर चौबीसों घंटे काम करते रहेगा तब भी वो नहीं कर सकता। तो अगर शिक्षा का दायित्व है तो शिक्षा विभाग का कौन सा कर्मचारी पंचायत को या पंचायत की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका सहयोग करेगा, उसका सेक्रेटरी के रूप में बतौर उनको सहायता प्रदान करेगा, ये चीज निर्धारित करनी होगी। तो ये अब समय आ गया है कि हम लोग एक एक विषय पर, अगर पंचायत में 5-6 स्टैंडिंग कमिटीज है, कोई शिक्षा को देख रहा है, कोई स्वास्थ्य को देख रहा है, कोई एग्रीकल्चर को देख रहा है, तो कोई वहां जल पर को हम देख रहा है। बिल्कुल हम वहां पर निर्धारित करें कि इस विभाग का ये कर्मचारी या ये अधिकारी ये काम करेगा। दूसरा सबसे जरूरी, और यहाँ पर मैं केरल का उदाहरण दूंगा कि वहां पर गजेटेड अधिकारी पंचायत सेक्रेटरी का काम देखता है। मैं वहां गया हुआ हूँ, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बहुत सारे पंचायतों को वहां मैं घूमा हूँ। तो हमारे यहाँ तो हम्म, विधानसभा के सेक्रेटारिएट में वो व्यवस्था नहीं है जो विधायक का जो अपना है वहां वो वहां पंचायतों में सारा एकदम बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन क्या किसको क्या किसकी क्या दायित्व तो सब डिमार्केटेड है। जी सर। तो ये सारी, इन सारी चीजों को जो है हमको अब समय आ गया कि हमको इसकी डिमांड करनी होगी। और ये चीजें सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। और ये जब हम ढूंढेंगे तो कई चीजें निकल के आएंगी। हो सकता है कि जो अभी छोटे छोटे पंचायतों को बना देने की होड़ लग जाती है कि जब चुनाव आता है उसके पहले विधायक जी या सांसद जी के कहने पर एक पंचायत है उसको और छोटा कर दिया गया, और छोटा कर दिया गया, और उसके बाद हम वहां 10 साल तक ना उसका हम पंचायत भवन बना के देंगे, उसके बाद ना वहां पर हम कर्मचारी नियुक्त करेंगे, लेकिन चुनाव हम करवा देंगे। तो ये चीज तो चलने वाली नहीं है। और उसके बाद अगर आपको जो फिनांस कमीशन से धनराशि मिलेगी वो मिलेगी अगर 700 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो अगर 500 लोग ही हैं तो जाहिर है कि राशि भी बहुत कम होगी। और उस राशि से आप बिजली के बिल का भुगतान करेंगे। आप जो पंप आपका चल रहा है, पीने वाले पेयजल वाले स्कीम के पंप की बिजली बिल का भुगतान करेंगे या उसके ऑपरेटर का भुगतान करेंगे या क्या करेंगे। तो ये सारी चीजों को भी अब हमें सामने रख करके कि इनको हम वायबल कैसे बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिवली, डेमोक्रेटिकली, उसके बाद फिनेंशियली, कि ये वायबल यूनिट्स कैसे बने। तो अगर असम और में, ये तीनों अधिकार जो है लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि में ही निहित होता है। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, पहली सरकार जिसको कि पहली सरकार होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, लेकिन पहली सरकार तीसरी सरकार के द्वार पर भी पहुंचेगी। क्या मांग रखा है बुनियादी तौर पे आप लोगों ने सर कि जो कि चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में शामिल हो? देखिए इसमें जो तीसरी सरकार अभियान डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी का चल रहा है, हम लोगों की बातें तो बहुत लोगों से हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने उसे एक व्यवस्थित तरीके से, एक चुनावी मैनिफेस्टो में क्या चीजें तीसरी सरकार की ओर से रखी जा सकती है उसको विचार करके उन्होंने उसे तैयार किया। और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने, जैसे डॉक्टर विजय खेलकर जो आपके 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे, जी। अभी उन्होंने 1 दिसंबर 2023 को एक बीपीआर विठल मेमोरियल लेक्चर्स में जो कुछ बातें रखी थी कि साहब आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी होना चाहिए, आपका जीएसटी में भी स्थानीय सरकार का, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, उनको उसका एक शेयर मिलना चाहिए। इस तरह की जो बातें उन्होंने रखी थी उसको भी उन्होंने उसमें समावेश किया है। और इन सारी चीजों को ये विचार किया कि साहब जब आएंगे हमारे सामने जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएंगे तो हम उन्हें औपचारिक रूप से गांव की ओर से, पंचायत की ओर से ये मांग पत्र उनके सामने रखेंगे और उनसे कहेंगे कि आप बताइए आप इसके पक्षधर हैं या नहीं, आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं। और अगर समर्थन करेंगे तो फिर हम लोग आपकी बात को, जो है आजकल तो सारा रिकॉर्ड होता है, मोबाइल पे भी लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जो चीज अगर कोई वादा कर लेते हैं और नहीं करते हैं तो लोग उसको 5 साल बाद भी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। तो है कि वो चीज जब होगी तो लोगों के सामने
जो भी 5 साल कैंडिडेट्स बाद, हैं। 5 साल बाद रिकॉर्डिंग सुनाने का कोई मायने नहीं है। लेकिन ये जरूर करना है कि वो तो चुनाव के समय आया है, तो आप जो कहेंगे वो कहेगा कि जी हाँ मान लिया। लेकिन हम उसको आगे कितना, वो जब चुन लिया जाता है, आगे कितना हम फॉलो करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, उससे समय समय पे उन चीजों पे बातें करते हैं, वो ज्यादा और प्रभावी है। इसीलिए जी। इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि चुनावी, ये तो एक समझिए कि संयोग की बात है कि 2024 में ही चुनाव हो रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि साहब ये बना करके रखे गए। लेकिन ये मुद्दे जो है, सारे के सारे मुद्दे एक दिन में हल नहीं होंगे। सारे के सारे मुद्दे, चूंकि ये राज्य का विषय है, अलग अलग राज्यों में हमको बहुत ही प्रभावी तरीके से उनका जो स्टेट पंचायती राज एक्ट्स और रूल्स हैं, उनका भी विस्तृत अध्ययन करके साहब इसमें ये संशोधन चाहिए, उस पर हमें उनके सामने मांग रखनी होगी। उदाहरण के लिए, आपका जो स्थानीय सरकार है या पंचायत है, वहीं पर यह अधिकार अधिकारियों को मिला हुआ है कि वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सस्पेंड कर सकते हैं। इसको आप लोकतांत्रिक तराजू पर आप कैसे तौल सकते हैं? क्या किसी विधायक को कोई चीफ सेक्रेटरी सस्पेंड कर सकता है? किसी सांसद को कोई कैबिनेट सेक्रेटरी सस्पेंड कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज भी, मतलब ये एक विषय है जो अलग अलग ये में अधिकांश राज्यों में है, कि जहां पर अधिकारी तय करता है राज्य सरकार के बिहाफ पर कि हम इनको, इन्होंने वित्तीय नियमों की अवहेलना की, इसलिए इनको हम सस्पेंड करते हैं। आप जब सस्पेंड कर रहे हैं तो केवल उस सरपंच का नहीं, बल्कि उस पूरे गांव की, उस पूरे पंचायत की जनता का भी अपमान हो रहा है, जिसने उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में रखा। इस चीज को भी हमें ये करना होगा। लेकिन ये चीज तभी भावना आएगी जब हम पंचायत को अपना मानेंगे, कि पंचायत को केवल हमने वोट डाल दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो नहीं। पंचायत को अपना मानने के लिए गांव को अपना मानना पड़ेगा, और जब गांव अपना है तो अपनापन बिल्कुल। भी है, और अपनापन के जरिए बहुत सारी बातें कही सुनी जा सकती है, मनवाई भी जा सकती है। एक परिवार ही है, हर बिल्कुल। परिवार से ही टोला बना, टोला से गांव बना। तो चीजें होंगी सर, धीरे धीरे होंगी, लेकिन हम लोग या आप लोग, क्योंकि आप लोग अनुभवी लोग हैं, अपने अनुभव के जरिए जो इस तरह की चीजें चला रहे हैं, वो ज्यादा प्रभावी होगा, जनता सीखेगी। लेकिन एक सवाल लास्ट में सर, हम्म। कोरोना में मुखिया जी को तो गांव याद आ गया, हम्म। क्योंकि वो गांव में ही थे। लेकिन सुनील कुमार जी को गांव याद आया कि नहीं? सुनील कुमार जी भी भाग भाग के गांव ही गए। वो जो है, उनको भी पता चला कि गांव ठौर है, ठिकाना हम यहाँ बना सकते हैं, शहर को ठौर बना सकते हैं, ठिकाना तो गांव ही है। ये चीज जो आप कह रहे हैं सही है कि क्योंकि हम सभी लोगों का, चाहे हम शहर में रह रहे हो या कहीं पर भी रह रहे हो, जो मूल सॉर्ट ऑफ जन्मभूमि है, वो एक तरह से गांव ही है। लेकिन उस गांव के साथ जो लिंकेज है, जो हम लोगों का ये होगा, एक है कि साहब गांव है तो हम केवल वहां पर गए, अपने घर में गए, या देवी स्थान है तो वहां पर गए, धर्म पूजा पाठ किया, या जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य हुआ तो हमने जा करके वहां भोज भात कर दिया, और गांव से हमारा रिश्ता बना हुआ। और एक दूसरी चीज है कि अगर हमें गांव से ये है तो गांव को हम शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे ये में हम कौन सा चीज दिखा रहे हैं जिससे जो वहां पर वास्तविक लोग आज भी रह रहे हैं, उनके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाए। क्योंकि चेंज तो सभी जगह हो रहा है, परिवर्तन सभी क्योंकि जगह हो रहा है। क्योंकि चूंकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो आपकी शब्दावली जो है वो ब्यूरोक्रेटिक है। मंगरुआ उसको सहज शब्दों में कह देता है कि जिस तरह से आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, कि घर जाते हैं तो जो भाई गांव में रहता है उसके लिए कपड़ा ले जाते हैं, माँ रहती है उसके लिए कुछ
ले जाते हैं, उसी तरह अगर पूरे गांव को ही अगर परिवार मान के अगर आप काम करेंगे, और आप चाहे जिस पोजीशन में हो, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो, आप कहीं टीचर हो सकते हैं, आप प्राथमिक विद्यालय जाके अपने जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है उस विद्यालय को विजिट कर सकते हैं, समय समय पे वहां के लिए जब कुछ करने की भावना रहेगी तो स्वाभाविक तौर पर गांव बदलेगा। लेकिन एक यहाँ सवाल ये है सर कि गांव भी ना, वो जो जैसे मुखिया जी पे सब कुछ डिपेंड हो जाता है, वैसे ही गांव वाले भी अब समझने लगते हैं कि अच्छा केंद्र सरकार की तरफ से कुछ आएगा, कहीं से कुछ आएगा और हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो गांव में एक रिसोर्स होता था, उस रिसोर्स पे बहुत चीजें नहीं हो पा रही। बिल्कुल, ये आपका सही कहना है, और ये चीज को जो है, जो दूसरों पर परावलंबन है ना, कि हम दूसरों के भरोसे हैं कि ये काम तो सरकार करेगी, ये चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उस सोच से, उस प्रवृत्ति से बदलना होगा। और ये कहीं ना कहीं पर है कि साहब ये काम तो मेरा नहीं है, ये काम किसी और का है। अगर हमें अपने घर को साफ करना है तो हम खुद करेंगे। वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के भरोसे या पंचायत के भरोसे नहीं रहेंगे कि उनका सफाई कर्मी आएगा तब वो हमारे घर में झाड़ू लगाएगा। तो अगर जो आपने बात कही ना अपनापन की, कि अगर हम उसको अपना परिवार माने, अपना रहने का निवास स्थान बनाए, तो उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, समय के साथ हम उसको कैसे सुधार ला सकते हैं, कौन सी व्यवस्था को कब ठीक करनी है, इन सारी चीजों पर भी हम लोग खुद विचार करने लगेंगे। और फिर जब विचार करेंगे तो फिर जब सही प्रश्न उठाएंगे तो उसका हल भी मिलेगा। अगर हम गलत प्रश्न उठाएंगे तो हमको गलत उत्तर मिलेगा। तो 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है, और सर से मैंने पहले ही वादा ले लिया है कि सर आज संक्षिप्त बातचीत हम लोग इस तरीके से करेंगे ऑनलाइन, लेकिन एक मिलकर लंबी चौड़ी बातें होंगी जिसमें गांव भी होगा, परिवार भी होगा, समाज भी होगा, और इनका सामाजिक अवदान भी होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।